Hello students, welcome to my lecture on partnership accounts for 12th standard. So 12th class accountancy, topic partnership, weightage 30 marks, the most weighted topic in 12th standard. Out of 80, 30 marks will be for partnership accounts. So in this lecture we are going to discuss the very first chapter, that is partnership fundamentals. Before we start, let us discuss the definition of partnership. Partnership is actually governed by Partnership Act 1932. And section 4 of Partnership Act 1932 says that partnership is the relation. Partnership is the relation between persons who have agreed. Dear friends, do remember the words on which I am emphasizing. Relation between persons. Relation between persons who agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Once you read this definition, you will going to understand what are the features, what are the characteristics, and what is the nature of partnership. Fine friends, so let us discuss the definition once again. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. So now that is partnership. Now who are partners? Partners, persons who have entered into a partnership with one another individually are called partners. Example, Ram, Shyam, Ghanshyam. Friends, यहां मैं थोड़ा ब्रेक देता हूं आपको. पार्टनर्स, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से रहता है, क्या एक पार्टनरशिप फर्म में नॉन इंडिविजुअल भी पार्टनर्स हो सकते हैं? क्या पार्टनरशिप सिर्फ लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल पर्संस के बीच में ही होती है? नेचुरल पर्सन 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था. क्या यह नेसेसरी है कि नेचुरल ह्यूमन बीइंग ही हो? मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहता हूं, या हम एक पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं जिसमें एक होंगे मिस्टर ए, एक इंडिविजुअल, एक होगा मान लीजिए एक्स, HUF. हैव यू हर्ड अबाउट HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो एक पार्टनर हो गया ए, एक पार्टनर हो गया एक्स HUF, और एक पार्टनर हो गई मान लीजिए P प्राइवेट लिमिटेड, चौथी हो गई X लिमिटेड. चार अलग अलग, एक लिविंग ह्यूमन बीइंग यानी कि नेचुरल पर्सन है, बाकी तीनों आर्टिफिशियल हैं. HUF, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब ये चार लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं. कैन दे? मोस्टली से नो, बट I'll say yes. They can form a partnership, but the artificial person, HUF, private limited company, public limited company, इनके लिए जो भी पर्सन रिप्रेजेंट करेगा वो अपनी इंडिविजुअल लाइबिलिटी के साथ एंटर करेगा. यानी एक HUF में अगर पार्टनरशिप में वो बनती है तो उसका कर्ता या कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस HUF को रिप्रेजेंट करेगा. एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अगर वो किसी कंपनी में क्या बनती है, पार्टनरशिप में क्या बनती है, पार्टनर बनती है, तो उस वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव
इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसका पार्टनर बनेगा, जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट माय फ्रेंड्स? सो ये जब आप 12th स्टैंडर्ड के बाद अपने हायर क्लासेस में आएंगे, देन यू विल कम टू नो। अभी तक तो हम यही समझते थे कि यार पार्टनर्स का मतलब या पार्टनरशिप में सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही होते हैं, नेचुरल ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। गॉट माय फ्रेंड्स? सो नाउ दिस इज क्लियर फॉर यू। फर्म, collectively all partners are known as firm, and firm name, the name under which the business is carried is called firm name. Example, RSG and Company, RSG and Brothers, RSG and Sons. RSG Private Limited? ना. RSG Public Limited? ना. Merely because company इसमें आपका सफिक्स लगा हुआ है, दैट डजंट मीन ए कंपनी है। कंपनी जो होती हैं वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और उसके अर्लियर 1956 और उन एक्ट्स में इनेक्ट हुई होती हैं, और उनके पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड होता है। तो एंड कंपनी लगने से कोई आपकी कंपनी नहीं बन जाती। इवन प्रोप्राइटरशिप में भी आप चाहें तो एंड कंपनी लगा सकते हैं। राम एंड कंपनी, वो एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, राइट? तो एंड कंपनी का मतलब डोंट गेट कंफ्यूज कि वो एक आपकी क्या कंपनीज एक्ट 2013 की कंपनी है, राइट? कंपनी के लिए वहां पर हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट में साफ कहा हुआ है कि पीछे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड हो, एक्सेप्ट सेक्शन 7 कंपनीज। कौन सी? नॉन प्रॉफिट कंपनीज। वो भी स्पेशल परमिशन लेके अपने नाम के पीछे से प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड हटा सकती हैं। क्लियर? चलिए, नाउ जैसा कि हमने कहा था, डेफिनेशन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पार्टनरशिप का नेचर समझ में आ जाएगा। सबसे पहला, अगर हम बात करें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम पार्टनरशिप के नेचर को देखें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। बिकॉज अकाउंटिंग करने के लिए जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो द वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी। बिना इस कॉन्सेप्ट के अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं होती, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, एचयूएफ हो, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, उसके लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और ओनर्स विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस अलग, ओनर अलग। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर अलग, बिजनेस अलग। पार्टनरशिप में पार्टनर्स अलग, फर्म अलग। सो separate business entity. Partners and firm are different entity. But friends, from legal point of view, single entity. From accounting point of view, separate entity. From legal point of view, single entity. जैसा कि प्रोप्राइटरशिप में आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट, प्रोप्राइटरशिप में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सिंगल। क्या कहना चाहते हैं सर यहां पर आप? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं फ्रेंड्स, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अगर मान लीजिए बिजनेस पे कुछ लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसकी एसेट से और बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो प्रोप्राइटर पर्सनली लायबल होता है बिजनेस की लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, इसलिए उसे सिंगल एंटिटी कहा जाता है। यानी बिजनेस की लायबिलिटी को चुकाने के लिए बिजनेस की एसेट्स, और अगर वो इनसफिशिएंट हैं तो प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट्स यूटिलाइज होती हैं बिजनेस की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। बट अगर हम अब अगेन जब पार्टनरशिप में आते हैं तो वहां पर भी सेम रूल लगेगा, सिंगल एंटिटी। सो दैट इज पार्टनर्स एंड फर्म आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म, अगर फर्म इंसॉल्वेंट होती है, फर्म इंसॉल्वेंट कब कहलाएगी? जब फर्म की सारी एसेट्स सेल ऑफ करके फर्म की सारी लायबिलिटी पे कर दी जाए, उसके बाद भी फर्म की लायबिलिटी क्या रह गई हैं? आउटस्टैंडिंग रहेंगे, और फर्म की उन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को भी पेमेंट करने के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब तब तक पैसा लाते रहेंगे जब तक कि वो सब इंसॉल्वेंट ना हो जाए। कब तक? जब तक फर्म की सारी लायबिलिटी, यानी फर्म की सारी लायबिलिटी को चुकाने के लिए सबसे पहले तो फर्म की एसेट्स यूटिलाइज होंगी, और अगर फर्म की एसेट्स
इनसफिशिएंट हैं, तो पार्टनर्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी पर्सनल एसेट्स कंट्रीब्यूट करेंगे फर्म की अनपेड लायबिलिटीज को पे करने के लिए। अब मान लीजिए 3 पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तीसरा बोलता है मेरा तो शेयर बहुत कम है, मैं क्यों दूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए उनका शेयर 5:4:1 है और जिसका 1 शेयर है, 1/10 शेयर है, वो पार्टनर आपका काफी रिच है और फर्म में सारी एसेट्स बेचकर फर्म की लायबिलिटी पे हो गई, उसके बाद भी फर्म में लायबिलिटियां बाकी हैं, ए बी सी तीनों फर्म के लायबिलिटीज को पे करने के लिए अपनी पर्सनल एसेट्स में से पर्सनल लायबिलिटी पे करेंगे और उसके बाद जो भी है वो फर्म को देंगे, जिससे कि फर्म अपनी लायबिलिटी पे कर दे। व्हाट आई मीन टू से, जितने भी पार्टनर्स हैं वो तब तक फर्म की लायबिलिटी के लिए अपनी पर्सनल एसेट्स में से कंट्रीब्यूट करते रहेंगे जब तक कि फर्म की सारी लायबिलिटी पे ना हो जाए। और अगर सभी पार्टनर की सारी एसेट्स में से आपने सब कुछ रियलाइज कर दिया और फर्म की फिर भी लायबिलिटी नहीं पे हो पाई, तो फर्म फिर इंसॉल्वेंट हो गई। ये बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। ओके फ्रेंड्स, सो what I mean to say, the nature of partnership is very much similar to nature of proprietorship. I hope it's okay now. So, एक बार फिर रिपीट करता हूं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, सिंगल एंटिटी दैट इज पार्टनर एंड फर्म आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी. In case of insolvency of firm, that is firm assets are insufficient to pay off firm liability, then private assets of partners are become liable to meet the deficit. बहुत डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर लेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, अब हमारे एलिमेंट्स, हमारे फीचर्स बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, वो हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन से ही सारे एलिमेंट, सारे फीचर, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देयर आर बेसिकली 5 फीचर्स, ए पी आर बी। A for association, A for agreement, P for profit sharing, R for relationship, B for business. Mnemonic is आप रिलेशन बनाओ पार्टनरशिप में। फाइन फ्रेंड्स, याद करने के लिए AAP, आप रिलेशनशिप यानी रिलेशन बिजनेस में बनाओ। नाउ एसोसिएशन, डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस थ्योरी को बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे, आगे जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। और हम आपके साथ आपके पेपर का पैटर्न जब डिस्कस करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि यार अब 80 मार्क्स में से भी 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, यानी अब बचे सिर्फ 60 मार्क्स। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड के अंदर एक न्यूमेरिकल पेपर है, तो दोस्तों अब 20 मार्क्स तो प्रोजेक्ट पे चले गए, ठीक है, उसमें आपको ठीक है क्लासेस के परफॉर्मेंस और आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हैं, वहां आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। फिर कुछ शॉर्ट आंसर्स के 2 पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, आपके 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, लॉन्ग आंसर्स में भी आपके 6 मार्क्स वाले और 8 मार्क्स वाले। आई विल डिस्कस द होल पैटर्न ऑफ द पेपर इन लेटर स्टेज। ओके, सो एसोसिएशन में ये सारे एलिमेंट्स पढ़ाने के बाद डेफिनेशन पर वापस जाऊंगा आपके साथ। एसोसिएशन, 2 or more पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर हमने एक्सपर्टीज 1 लगा रखा है, यानी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। 2 or more पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको अब बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। सेकंड, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन एंड नॉट बाय द स्टेटस और प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, स्कर्टीज 2 लगा रखा है, स्कर्टीज 2। देन प्रॉफिट शेयरिंग, इनको डिस्कस करना बाकी है, ये तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। एसोसिएशन, 2 or more पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ओरल और रिटन एंड नॉट बाय द स्टेटस और प्रोसेस ऑफ लॉ। देन ये क्या मतलब इस बाय स्टेटस और प्रोसेस ऑफ लॉ? हम दोनों साथ में घूम रहे, इसका मतलब हम पार्टनरशिप नहीं होंगे। एक्स और वाई साथ में जा रहे हैं, एक साथ
तो वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे। तो कैसे कहलाएंगे, पढ़ेंगे ना हम लोग। चलिए, प्रॉफिट शेयरिंग, एग्रीमेंट टू शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस, बट नॉट असेंशियली डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। रिलेशनशिप, बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, डेफिनेशन उठाया। बिजनेस, लॉफुल बिजनेस ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन, ये 4 वर्ड समझ में आते हैं आपको, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन। वोकेशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। वोकेशन, जैसे आज मैं आपको क्लास ले रहा हूं, ये मेरा वोकेशन है, राइट। मैं एक सीए की प्रैक्टिस करता हूं, वो मेरा प्रोफेशन है। मैं आज म्यूजिक, गिटार बजाता हूं, गिटार प्ले करता हूं, वोकेशन। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन, that should be legal one. Business should be lawful, trade should be lawful. Clear friends? तो यहां ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, सो आप रिलेशन बनाओ, AAPRB। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एसोसिएशन, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर आप तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा रहे हो और यहां आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चले गए। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत बड़ा एक्ट है और उसके रेफरेंस में हम बाकी के एक्ट्स को भी यूज करते हैं। एक आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक आता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। व्हाट आई मीन टू से, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक छोटा सा एक्ट है। अब यहां पर जब हमने कहा एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एसोसिएशन में कहा 2 or more person competent to, वर्ड पे ध्यान दीजिए, 2 or more person competent to contract. Competent to contract is not defined in Indian Partnership Act 1932. Competent to contract is defined under Indian Contract Act 1872. I repeat, competent to contract is not defined in Partnership Act 1932. Competent to contract is defined in Indian Contract Act 1872. So, as per Indian Contract Act 1872, every person except the following, every person except the following, यानी कुछ 3 लोग हैं, मैं 3 फिंगर्स रेज कर रहा हूं, मीन्स 3 लोग, 3 तरह के लोगों को पार्टनरशिप में, फिर रिपीट कर रहा हूं, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। minor is not competent to contract, and the age of major is 18th बर्थडे जिस दिन आप अपना बनाते हैं आप मेजर हो जाते हैं, उससे पहले आप माइनर होते हैं। यानी माइनर कभी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। माइनर को हम पार्टनरशिप में ले सकते हैं। सर आप तो मना कर रहे हैं, यही तो ब्यूटी है लॉ की। आगे पढ़ोगे आप, बहुत ध्यान से सुनना। जब पार्टनरशिप हम फॉर्म करते हैं तब माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप फॉर्म होने के बाद आप माइनर को एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप में, ओनली फॉर प्रॉफिट्स, बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। बट अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस पे बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया मैंने। ए बी सी, ए 25 ईयर, बी 21 ईयर, सी 16 ईयर। These 3 person want to start a partnership. They sign a document and started a partnership. क्या ये एक लीगल पार्टनरशिप कहलाएगी? नो, NO, नो, बिल्कुल नहीं कहलाएगी। A and B enter into partnership
aged 26 year, 21 year. Later on, they admitted C, age 16 year into partnership. Can they? Yes, they can. But a minor is admitted into partnership only for profits. क्या मतलब? यानी अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉसेस हुए तो वो लॉसेस बॉन्ड नहीं करेगा। अगर पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो गई, यानी पार्टनरशिप में जो फर्म की जो एसेट्स हैं वो इनसफिशिएंट रही फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो अब फर्म की जो बाकी की लायबिलिटी हैं उनकी पे करने की जिम्मेदारी किस किस की रहेगी? सिर्फ ए और बी की। अब माइनर बहुत पैसे वाला है तो भी उससे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया पॉइंट। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे बढ़ते हैं। नाउ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, लुनैटिक्स। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता लगेगा कि लुनैटिक है? उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी साइकेट्रिस्ट ने उसको लिख के दे दिया कि भैया ये तो कभी कभी इसका ऊपर का ये वाला माला जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सरक जाता है, समटाइम्स वो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, राइट? तो उस केस में वो अनसाउंड माइंड कहलाता है। और अनसाउंड माइंड के पर्सन को कभी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हैं, ना तो स्टार्ट में न ही बीच में। माइनर को तो एडमिट कर सकते थे, अनसाउंड माइंड को तो बिल्कुल नहीं। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अब आप बोलेंगे सर ये कौन होते हैं? दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए कोई आप पर कोर्ट में केस चला, आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया और आपका राइट किसी कारण से, तो हो सकता है कई कई लॉ में आपके लिए साफ प्रोहिबिशन लिखा हुआ है कि आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, आपके राइट्स छीन लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक मिस्टर पी हैं जिन्होंने अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करवाई कोर्ट के थ्रू। अब जब उन्होंने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करवा दी कोर्ट के थ्रू, उसके बाद 2 महीने बाद वो चाहते हैं कि वो एक पार्टनरशिप में एंटर हो जाएं। बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने अपने आप को कोर्ट में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाया है तो अब आप किसी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो पाएंगे। इवन आप अपने खुद के बिजनेस को चलाने के लिए भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अगर जाते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कि आप कहीं पे साइनिंग अथॉरिटी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने इंसॉल्वेंसी फाइल करी और आपने लोगों का पैसा खा लिया, यानी कि आप लोगों का पैसा खा के बैठे हैं। और आज क्या हुआ, मान लीजिए आपने एक बिजनेस चलाया, प्रोप्राइटरशिप चलाई, खूब सारा काम किया, लायबिलिटी खूब हो गई, लोग आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में कहा मेरे पास एसेट्स तो इतनी हैं और लायबिलिटी इतनी है। कोर्ट ने एडजुडिकेटर बैठा दिया और सारी एसेट्स बेच के लायबिलिटी चुकाई, फिर भी बहुत सारी लायबिलिटीज रह गई, और उसके बाद आप फिर चले गए नया बिजनेस स्टार्ट करने। नो, यू कांट स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल दिया मैंने, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, राइट? यहां पर आपने अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करवाई थी, इसके अलावा आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया तो भी। क्लियर? सो ये 3 लोग कभी भी किसी पार्टनरशिप में क्या नहीं हो सकते हैं, एंटर नहीं हो सकते हैं, राइट, एज अ पार्टनर। बट माइनर के लिए मैंने एक्सेप्शन बताया आपको। अब हमने कहा था 2 और मोर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 3 लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते, ये हमने बता दिया आपको। अब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 और मोर, 2 यानी 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अब मेरा एक और क्वेश्चन आता है यहां पर। मिस्टर ए 21 ईयर, मिस्टर बी 16 ईयर्स, फॉर्म अ पार्टनरशिप, कैन दे? नो। यानी कम से कम 2 मेजर पर्सन होने चाहिए। जो तीसरा होगा उसको आप पार्टनर बोल जरूर रहे हैं, बट वो लीगल फॉर्म में पार्टनर कभी नहीं बनेगा। अ माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, बट उसकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होती है। आई होप समझ गए आप सब लोग। क्लियर? तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 में एक आप नेचुरल ह्यूमन बीइंग ले लीजिए, मिस्टर राम ले लीजिए, और एक आप एचयूएफ ले लीजिए। बनेगा? हाँ, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि एचयूएफ को रिप्रेजेंट करने वाला भी एक ह्यूमन बीइंग ही होगा। चलिए,
मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया, उससे पहले हम ये कहते थे जो पार्टनरशिप बैंकिंग का काम नहीं करती हैं वो 20% मैक्सिमम 20 पार्टनर रख सकती हैं, और जो बैंकिंग का करती हैं वो 10 कर सकती हैं। बट वो चीज़ अब बिल्कुल भूल जाइए। 2013 हो गए, 7 साल ऊपर हो गए, अब आपको वो चीज़ ध्यान नहीं रखनी है। कहीं पर आप नेट वेट पे सर्च करते हैं तो कई बार पुराने गूगल वगैरह पे कुछ पुरानी चीज़ें आ जाती हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो वो 10 इन केस ऑफ बैंकिंग, 20 इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग, वो भूल जाइए आप। वो एक्ट ही अब क्या हो गया है, बिल्कुल एबॉलिश हो चुका है। अब कंपनीज एक्ट 19, यार सर अगेन आप पढ़ा रहे हो पार्टनरशिप एक्ट 1932 और बात कर रहे हो कंपनीज एक्ट की, क्यों? समझाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने तो सिर्फ ये कहा 2 और मोर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट में उसने ये नहीं बताया कि कौन कौन कॉम्पिटेंट होते हैं, तो उसके लिए हमने किसको रेफर किया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, राइट। अब उसने ये कहा और मोर पर्सन, अब मोर पे उसने ये नहीं बताया कितने, तो एक काम करते हैं ना, 1000 लोग मिलकर पार्टनरशिप बना लेते हैं, कैन दे भाई, पार्टनरशिप एक्ट ने तय का। तो अब हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या कहा? कंपनीज एक्ट 2013 ने यह कहा कि भाई अगर आप कोई भी बिजनेस जॉइंटली मिलके चलाते हैं, क्या मिलके चलाते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी बिजनेस अगर आप लोग मिलके चलाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग, तो आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप नहीं चला रहे हैं, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, बहुत गौर से ध्यान देना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज साइलेंट, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, यानी कंपनीज एक्ट 2013 आया था लेकिन उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाई थी, कुछ रह गया था, तो उसके लिए फिर मिसलेनियस रूल्स आए थे 2014 में। कभी भी कोई नया एक्ट बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ अगर रह जाता है तो उसके लिए रूल्स, गाइडलाइंस और ये क्लैरिफिकेशंस, ये सब आते हैं। तो जरा समझिएगा, कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 464 है 2013 कंपनीज एक्ट का, वो क्या कहता है? नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 100 नंबर ऑफ पर्सन, यानी अगर 100 लोगों से ज्यादा लोग एसोसिएट होते हैं और पार्टनरशिप की फॉर्म में 100 से ज्यादा, तो वो पार्टनरशिप इलीगल होगी। यानी 100 से ज्यादा होते ही, 100 लोगों से ज्यादा होते ही आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब सर कंपनीज एक्ट में कम से कम 100 से ज्यादा लोग होने चाहिए? ऐसा भी नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, पब्लिक लिमिटेड को फॉर्म करने के लिए 7 लोग चाहिए होते हैं। तो सर ये क्या मतलब हुआ? उसने ये कहा कि अगर आप पार्टनरशिप में 10 लोग, 12 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग पार्टनरशिप बिजनेस के नाम में फर्म बना के काम कर रहे हैं, चलेगा। लेकिन अगर आप 100 लोग से ज्यादा हैं और फिर भी अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में एक फर्म नेम बनाकर काम कर रहे हैं और 100 से ज्यादा हैं, तो उस केस में वो पार्टनरशिप इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये कहा सेक्शन 464 ने। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 100 नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। यानी 101 लोग एक फर्म बनाकर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाकर काम कर रहे हैं, तो वो इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। यानी आप 100 लोग मिलकर पार्टनरशिप चला सकते हैं, आप 2 लोग मिलकर कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ये अब आपकी चॉइस है कि नहीं यार हम कंपनी फॉर्म नहीं करना चाहते, हम तो पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, हमारे सबके संबंध बहुत मधुर हैं, एंड वी ऑल आर हैविंग वेरी फ्रेंडली एंड वेरी गुड रिलेशंस and our bonding is very good and we are in fact 90 people and we want to work under partnership only. We don't want to start a company, we don't want to convert into a company. You can, आप कर सकते हो, आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो। आई होप क्लियर। यार पहले तो सिर्फ 10 और 20 थे, अब 100। तो
तो अब एक्चुअली क्या हुआ, इसको लेके कुछ डिसएग्रीमेंट हुए, कुछ क्लैरिफिकेशन आना बाकी रह गया। तो एक मिसलिनियस रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलिनियस रूल 2014 उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 50% इन दिस रिगार्ड। 100 को छोड़ के कितना कर दिया, 50। तो ये डिसएग्रीमेंट हो गया कि सेक्शन 464 तो 100 डिफाइन कर रहा है, तो रूल में जाके उसको 50 पे प्रोहिबिट किया गया। 50% इन दिस रिगार्ड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड। दोस्तों कंपनी जो होती है वो हमेशा इनकॉर्पोरेटेड होती है। कंपनी में जब जाती है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब आप किस में गए, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब आप अपने एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाएंगे। एमसीए डिपार्टमेंट होता है, वहां पर आप आरओसीज होते हैं उसके अंडर में, एमसीए डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और वहां जाकर आप परमिशन लेते हैं कि हम इस नाम में काम करना चाहते हैं। फिर उसमें आप अपना एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के नेम का अप्रूवल लेते हैं। ये सब आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था। तब आप कहलाते हैं इनकॉर्पोरेटेड। और पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। पार्टनरशिप क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड, राइट। अभी मैं आपको पार्टनरशिप की इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म भी पढ़ाऊंगा जो 2008 में आई थी, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी अब 2008 के बाद आप चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में जो आरओसीज होते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, वहां पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं LLP के लिए और इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। यानी पार्टनरशिप भी अब दो तरह की होती है, एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप्स आर LLPs, लिमिटेड। वहां लिखना पड़ता है, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा X LLP, X and Y LLP, राइट। इस तरीके से लिखना पड़ेगा पीछे LLP। जैसे आप LLP वर्ड पीछे पढ़ें समझ जाइए वो इनकॉर्पोरेटेड है। और जैसे हमने पढ़ा था XYZ एंड कंपनी, तो वो अनइनकॉर्पोरेटेड है। XYZ LLP वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है और वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो कंपनी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये LLP क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज क्या है। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जब आप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हैं या 1956 में रजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में आपको कंपनी के अंदर बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। उन कंप्लायंसेस से बचने के लिए आप पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं। लीगल बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, उसमें पेनल्टीज भी होती हैं, सब कुछ होता है। तो लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं यार अपने को कंपनी फॉर्म नहीं करनी है। तो इस कारण से, और वो इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं, तो हमारा 2001 में एक एक्ट बना कि चलो ठीक है यार आप कंपनी पे मत आओ क्योंकि बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस हैं, बट आप अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड करवा लो और आप एक LLP बना लो। LLP बनाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको एंजॉय करोगे आप कंपनी फॉर्म की, और आपको बहुत सारी चीजों की जो कंप्लायंसेस है वो वेव ऑफ हो जाएंगी, करनी नहीं पड़ेंगी। यानी LLP पे बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं होती हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड पे ज्यादा होती हैं, पब्लिक लिमिटेड पे बहुत ज्यादा होती हैं। क्लियर? चलिए, सो वापस आ जाते हैं। 50% in this regard, an unincorporated company, association or partnership consisting of large number of person has been declared illegal। तो अब इन दोनों को अगर मैं आपस में मर्ज करके पढ़ूं तो आप समझ गए कलेक्टिवली जो मेरा कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 नॉट 100। यानी इन केस इफ यू वांट टू रन अ पार्टनरशिप इन फर्म नेम, maximum number of partners allowed will be 50, not more than 50. Clear? Thus the student may note that for all purpose the limit of 50% shall hold good, and any association or partnership consisting of more than 50% for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association or partnership or by the individual member thereof, unless it is registered as a company under Companies Act 2013 or is formed under any other law for the time being in force। ये लिखता है ना, और any other law for the time being in force, क्योंकि 2013 से पहले भी तो एक्ट था ना, उसके लिए कह रहा है shall be deemed to be an illegal association। I hope now आपको एसोसिएशन पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सो आप देख रहे हैं ये टाइम हमें लगेगा, जब तक हम फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
So take your time, spend some time in reading these basics fundamentals. आगे जाकर जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा 11th-12th का, आगे आप अपने कोई भी कोर्सेज परस्यू करते हैं वहां सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे. सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से आप मेरे इस लेक्चर को सुने, काम आएगा. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको 1 घंटे के अंदर ये सारा सब कुछ समराइज कर देते हैं एंड देन वी विल कम ऑन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको समझाऊंगा. बहुत ज़्यादा तो नहीं, इस पर पूरा एक्ट है, ये सारे एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे. पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट, सेल ऑफ गुड एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं, सब पढ़ोगे आप धीरे धीरे अपने ग्रेजुएशन में, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्रोफेशनल कोर्सेज में. सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये कब आया था? केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एनेक्टमेंट ऑफ एलएलपी एक्ट 2008. अलग से बना था एलएलपी एक्ट 2008. एलएलपी एक्ट 2008 अलग से बना है, लेकिन एलएलपी फॉर्म करने के लिए आपको जाना पड़ता है कहां पर? आरओसी. चलिए, कंप्लायंस ऑफ एलएलपी इज अंडर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. की फीचर्स, अब इसके फीचर्स क्या हैं पढ़ लेते हैं. फीचर थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, समझ में आ चुका है. नेम, जैसे कि कंपनी अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं तो कंपनी का आपको अप्रूवल लेना पड़ता है नाम का. ऐसे एलएलपी फॉर्म करना चाहते हैं तो आपको अप्रूवल लेना होगा नाम का, कि हम इस नाम पे काम करना चाहते हैं. जो आपकी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, स्टार्ट करनी है, हम 2 दोस्त घूमने गए, इच्छा हुई पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, चलो नाम रख लेते हैं. क्या नाम रख लिया हमने? घूमोसा.com. और दोनों ने ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर दी, चालू हो गया काम, कोई परमिशन नहीं ली. लेकिन हम चाहते कि नहीं यार हम इनकॉर्पोरेटेड हों और एलएलपी में फॉर्म करें, तो फिर हम उसे एलएलपी बनाएंगे. घूमोसा.com एलएलपी, घूमोसा.com प्राइवेट लिमिटेड. अब आप बोलेंगे सर घूमोसा, अरे भाई घूमने गए थे इसलिए हमने घूमोसा बना दी कंपनी. ओके फाइन, चलिए आगे चलते हैं. अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ एलएलपी बाय आरओसी. जब नाम अप्रूव हो जाएगा उसके बाद, राइट, अब ये सारा प्रैक्टिकल धीरे धीरे आप आगे पढ़ते जाएंगे, आपको सिर्फ इसके फीचर्स पढ़ने हैं अभी. लायबिलिटी, मजेदार बात देखिए, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल. ये इसकी ब्यूटी है. तो दोस्तों, आप अगर कभी अपना बिजनेस फॉर्म करें तो मैं यही कहूंगा, अगर आप कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करना चाहते कंपनी के, तो आप एलएलपी बना के काम करिएगा. बेटर कि आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में काम करो. देखो, प्रोप्राइटरशिप में तो आपका अकेले का बिजनेस होता है, आपके डिसीजन होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में तो आपको मिलकर काम करना पड़ता है. आपस में पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जाते हैं तो बिजनेस खराब हो जाता है, राइट. और जनरली पार्टनरशिप में ऐसा होता ही है, जब तक कि आपस में एक दूसरे पर बिल्कुल क्या ना हो, ब्लाइंड फेथ ना हो, राइट. तो इस कारण से इट्स बेटर यार कि हम क्या करें, एलएलपी बना लें. एलएलपी में क्या होता है, आपने अगर 20% शेयर लिया तो अगर कंपनी, अगर एलएलपी मान लो किसी केस में एलएलपी की एसेट्स इनसफिशिएंट रही एलएलपी की लायबिलिटीज से, तो एलएलपी की जो अनपेड लायबिलिटीज है उसका आपको 20% ही पे करना पड़ेगा. जबकि अनरजिस्टर्ड होने पे क्या करना पड़ता था, जब तक आपके पास पैसे हैं देते रहो, भले आपका शेयर भले से 1/10 था या 1/100 था. ए 50%, बी 49%, सी 1%. ए और बी दोनों दिवालिया हो गए, दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, उसके बाद भी फर्म की लायबिलिटीज अनपेड हैं. सी 1/100 शेयर के लिए था, 100 करोड़ रुपए का पार्टनरशिप में बाकी हैं, सारे 100 करोड़ किसको देने पड़ेंगे? सी को देने पड़ जाएंगे, अगर सी के पास है तो. जब तक देता रहेगा अपनी प्राइवेट एसेट्स में से, जब तक की पर्सनल एसेट्स में से, जब तक की उसके पास पैसे हैं, यानी जब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगा, पार्टनरशिप की लायबिलिटी को पे करता रहेगा. वो ये नहीं कह सकता मैं तो 1/100 के लिए था. ये होती है अनइनकॉर्पोरेटेड की डिसएडवांटेज. हमने कहा था ना कि वो एक क्या है, आपकी सिंगल एंटिटी है. तो एलएलपी बनाने से आपको एक फायदा हो जाता है. आप सिर्फ जो आपकी लायबिलिटी अनपेड रह जाती है फर्म में, उसमें आप सिर्फ उसी शेयर को कंट्रीब्यूट करते हो जितना शेयर आपने एलएलपी में क्या करा था, हिस्सेदारी ली थी. यानी जब भी एलएलपी बनती है तो उसके अंदर जो पर्सन होते हैं, राइट, जिसे हम आगे जाके समझेंगे वो क्या कहलाते हैं, वो लोग अपना अपना शेयर डिसाइड कर लेते हैं. वो शेयर आप बाद में चेंज कर सकते हैं, कैसे, वो चेंज करनी पड़ती है आपको. बट हाँ, जो आपने फाइल कर दिया, जिस नाम से एलएलपी ली, जिस समय लिखा आरओसी को, आरओसी में जो लिखा है वो शेयर माना जाएगा. बाद में म्यूचुअली आप मन से ऊपर नीचे शेयर कर लो, वो अलाउड नहीं होगा. ठीक है, चलिए. एग्रीमेंट
came into existence by entering into an agreement by the partner which define their respective duties and responsibilities and their profit sharing ratio and this agreement is then filed with the ROC। यानी इसमें आप सब कुछ लिख लेते हो एग्रीमेंट के अंदर, जो आपको लगता है आप लिखो। आपको लगता है कि इन बातों पर हमको एग्रीमेंट करना है, यानी कि जिसके लिए आपको लग रहा है कि डिस्प्यूट हो सकते हैं या आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकता है नियर फ्यूचर में, तो आप उन सब के बारे में अपना लिख लो। हमारे प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेंगे। अच्छा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लिखा तो जिस रेशियो में आपने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है ना, मान लो 4 पार्टनर हैं, चारों ने, एक ने करी 30, एक ने करी 20, एक ने करी 20, राइट, और एक ने करी 30, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग भी वही रहेगा। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो, यानी जिस रेशियो में कैपिटल का आप कंट्रीब्यूशन करोगे उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग मान ली जाते हैं एलएलपी के अंदर। अब जैसा कि मैंने कहा था कि यार इसमें जो पार्टनर्स होंगे, अब उन पार्टनर जो भी एंटर होंगे उसमें आपको जरूरी है कि आपके कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पर्सन हो। एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी अपॉइंटेड as designated person, one of whom must be a partner। ये बहुत प्यारी चीज हुई, यानी 4 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई, एक बी सी डी। इन 4 में से या तो चारों डेजिग्नेटेड हो या 3 हो या 2 हो, जरूरी है। इन चारों में से एक ही डेजिग्नेटेड है और एक जो पार्टनर नहीं है बट वो काम कर रहा है, हमारा एम्प्लॉई है, जो भी बाहर का पर्सन है, उसको भी हम डेजिग्नेटेड पर्सन बना सकते हैं। बट 2 पर्सन को डेजिग्नेट करना जरूरी है। दोनों के दोनों बाहर वाले नहीं हो सकते हैं। 2 पार्टनर क्या हो सकते हैं, डेजिग्नेट हो सकते हैं। आई होप आप समझ गए व्हाट आई मीन टू से। एटलीस्ट 1 पार्टनर शुड बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। एटलीस्ट 4 पार्टनर हैं तो चारों डेजिग्नेट बनाओ, कोई मनाही नहीं है। 4 हैं, 4 पार्टनर हैं, एक भी डेजिग्नेटेड नहीं हो और 2 पर्सन बाहर से लाके डेजिग्नेटेड पर्सन बना दिए, वो भी अलाउड नहीं है। इन चारों में से एक तो डेजिग्नेटेड पर्सन होना चाहिए। अब आप बोलेंगे डेजिग्नेटेड पर्सन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कंपनी के अंदर आपके डायरेक्टर होते हैं जिनकी साइनिंग चलती है, वैसे ही डेजिग्नेटेड पर्सन की साइनिंग चलती है। गॉट इट फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट, सॉल्वेंसी। मस्ट फाइल अ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट विद द आरओसी। जब भी आपको एलएलपी फॉर्म करनी होती है उस समय एलएलपी फॉर्म करते वक्त पार्टनर्स साइन करते हैं कि भाई वी आर सॉल्वेंट, अपनी नेट एसेट्स बताते हैं कि भाई हम हमारी वर्थ है और हम में से कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं है।